नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी अभी आज मैथ आपने पढ़ा, जिसमें हमने आप सभी लोगों को समुच्चय सिद्धांत पढ़ाया और पिछले दिनों भौतिक विज्ञान में पढ़ाया आप सभी लोगों को तापमान और उष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। ये हमने बताया कि प्रसार गुणांक होता क्या है और गैसों के अणुओं से संबंधित अणु गति से VRMS की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर हमने चर्चा किया। आज कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेते हैं उष्मीय प्रसार से संबंधित। उसके बाद ऊष्मा पढ़ेंगे हम लोग, ऊष्मा हीट क्या है उसके विषय में, और फिर हीट से संबंधित कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या है और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कितने प्रकार के होते हैं, दक्षता इफिशियंसी और उससे संबंधित प्रश्न, जल तुल्यांक क्या होता है उसके विषय में पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा से प्रश्न आएगा ही आएगा, कम से कम एक या दो। एक प्रश्न तो 100% है कि आएगा, या तो दो हो सकता है, एक या दो प्रश्न ऊष्मा से फिक्स है कि आएगा, एक या दो प्रश्न। अब आप सुनो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मापन से एक प्रश्न रहेगा, सार्थक अंक हो, कोटिमान हो, या स्क्रू गेज हो, या वर्नियर कैलिपर्स हो, ठीक है, या मात्रक हो। इनसे एक प्रश्न या दो प्रश्न फिक्स है कि रहेगा। 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 में कहाँ से होगा। IRT में 17 या 19 क्वेश्चन रहते हैं लगभग, तो 19 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे आप याद रखिएगा, ठीक है। मापन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हो सकते हैं मापन से, ठीक है। फिर गति का समीकरण, न्यूटन का नियम, अगर गति का समीकरण से एक आ गया तो न्यूटन के गति से संबंधित भी एक आएगा, या तो दोनों को मिलाकर दे दिया जाता है। न्यूटन का नियम यानी बल और गति का समीकरण मिलाकर एक दे देगा। संवेग से संबंधित एक प्रश्न होगा, संवेग से संबंधित एक होगा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य सामर्थ्य ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न होगा। फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा से रहेगा। द्रव स्थितिकी से एक प्रश्न या दो प्रश्न रहेंगे। पूरे चैप्टर द्रव स्थितिकी से प्लावन बल हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, तमाम क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी और अपेक्षिक घनत्व तो उससे पूछा जा सकता है। इससे भी एक प्रश्न या दो प्रश्न आएगा। आप देखते जाइए कहाँ से प्रश्न आएंगे। और फिर तापमान, उष्मीय प्रसार, ऊष्मा हो, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत हो, या उष्मीय प्रसार हो, या अणुगति सिद्धांत हो, इनसे संबंधित एक प्रश्न रहेगा या दो प्रश्न हो सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो ध्वनि से संबंधित एक या दो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। साउंड से एक या दो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आपका लाइट, प्रकाश से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 4-5 से अधिक प्रश्न प्रकाश से होंगे। उसके बाद है वैद्युत में आवेश है, धारा है, प्रतिरोधों का संयोजन है, इनसे प्रश्न ज्यादातर रहते हैं। और फिर चुंबक है, चुंबक से संबंधित है, चुंबकीय प्रेरण है, ट्रांसफार्मर है, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये लाइट और वैद्युत मिलाकर आधा प्रश्न होंगे। लगभग मान के चलिए कि 10 प्रश्न होते हैं लाइट और वो वैद्युत मिलाकर, चुंबक मिलाकर 10 प्रश्न होते हैं। बाकी के प्रश्न इधर से होते हैं। कभी लाइट और वैद्युत को मिलाकर 15 क्वेश्चन जाएंगे तो 10 क्वेश्चन इससे 25 क्वेश्चन आना है, ठीक है। और 19 क्वेश्चन IRT में होते हैं, तो लाइट और वैद्युत से कम 9 या 10 क्वेश्चन होंगे और 9 क्वेश्चन पूरा मैकेनिक से होता है। तो याद रखिएगा कहाँ से कितना प्रश्न आते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, ताकि कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर भौतिक विज्ञान में उष्मीय प्रसार,
में हमने पिछले दिनों बताया आप सभी लोगों को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। तो अल्फा के लिए हमने क्या कहा, अल्फा के लिए फार्मूला बताया डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और बीटा बराबर बताया डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी, और गामा बराबर हमने बताया डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। सभी का मात्रक हमने बताया प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सबका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो जरा लिखिए प्रश्न, बोले लिखिए सभी लोग। 3 मीटर लंबाई के छड़ का ताप, 3 मीटर लंबाई के छड़ का ताप, छड़ का ताप 3 मीटर लंबाई के छड़ का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में उसकी लंबाई में 10 सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाता है, वृद्धि होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक पूछा जा रहा है। चलिए, यानी L दिया गया है 3 मीटर है, डेल्टा L दिया गया है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर है, और डेल्टा T तो कितना 20 से 80 किया गया, यानी 80 माइनस 20 यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है कि अल्फा बराबर होता है क्या, डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। मान रख दिया डेल्टा एल 0.1 है, एल है 3 मीटर, डेल्टा टी है 60, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा कर दें तो नीचे हो जाएगा ये 600, यानी ऊपर भी 10 से गुणा कर दें, नीचे भी 10 से गुणा कर दें तो 1 बटा ये तो 1800 हो जाएगा ना, 1800, ठीक है। अल्फा का मान ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भाग देंगे तो पॉइंट जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 0 0 फिर 0 0, अभी नहीं, फिर 0 0, 10,000 हो गया, 18 5 90, तो 90 फिर 10 फिर 5 बार, यानी इतना प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये रेखीय प्रसार गुणांक है, क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। चलिए दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर लिखिए, यदि किसी छड़ की लंबाई में 20 सेंटीमीटर का वृद्धि होता हो जबकि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 0.002 मीटर स्क्वायर, 0.002 मीटर स्क्वायर नहीं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो छड़ की वास्तविक
वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। छड़ की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि उसका ताप में परिवर्तन 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। तो दिया है बीटा दिया गया है 0.002 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और छड़ की लंबाई आपसे पूछ रहा है, डेल्टा एल दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर की वृद्धि होता है। और डेल्टा टी दिया है कितना, तो डेल्टा टी दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन होता है, ठीक है। और आपसे एल, तो एल तो तब निकलेगा ना जब आपको क्या पता होगा, अल्फा, यानी अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। तो एल बराबर जाएगा डेल्टा एल अपान अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो अब देखिए कि एल, तो यहाँ अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा तो दिया नहीं है, दिया क्या है बीटा। तो जब बीटा दिया है तो हमें तो पता है कि अल्फा संबंधे बीटा बराबर 1/2, अर्थात अल्फा अपान बीटा बराबर 1/2। तो अल्फा अपान बीटा का मान यहाँ रख दे 0.002 बराबर 1/2। तो अल्फा बराबर जाएगा 0.002 अपान 2 यानी 0.001। अब अल्फा का मान पता हो गया तो यहाँ रख दें। डेल्टा एल है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, अल्फा का मान है 0.001 और डेल्टा टी का मान है 40। कितना है, 40। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.01 गुणे 40, ठीक है। अब ऊपर भी 100 से गुणा कर दें, नीचे भी 100 से गुणा कर दें, तो ऊपर हो जाएगा कितना 200 और नीचे कितना हो जाएगा तो 40, केवल 40। तो 40 5 200, इसका मतलब है कि कै मीटर लंबा होगा, 5 मीटर लंबा। एल बराबर 5 मीटर लंबाई का छड़ है। साफ कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हो गया, चलिए अगला नंबर लिखिए। दोबारा देखिएगा जरूर, ठीक है। अगला नंबर लिखिए। यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 18 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है तो आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी बीटा बराबर दिया है 18 और आपसे पूछा जा रहा है गामा। आपको पता है बीटा अल्फा संबंधे बीटा संबंधे गामा बराबर, आपको पता है 1/2/3। ये तो आप जानते हैं ना। इसका मतलब ये है कि बीटा और गामा का जो अनुपात है, बीटा व गामा का अनुपात, तो बीटा अपान गामा बराबर 2/3। बीटा का मान दिया है 18 बटा गामा बराबर 2/3। इसलिए गामा बराबर हो जाएगा क्या, तो 18 गुणे 3/2, 2 9 18, 9 3 27, 27 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड गामा हो गया। अल्फा पूछता तो अल्फा भी निकल जाता। क्लियर है, जल्दी से लगा लीजिए। लग जाएगा। अगला नंबर लिखिए।
यदि किसी, अगला नंबर, यदि किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक 0.03 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है हो तथा उसका आयतन 20 घन मीटर हो, 20 घन मीटर हो, जिसका ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए, तक बढ़ाने पर उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा, उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। अब देखिए आयतन दिया गया है, ठीक है। धातु का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा दिया गया है 0.03 और आयतन दिया गया है 20 घन मीटर और डेल्टा टी दिया गया है 80 - 40, तो ये हो जाएगा 40 और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा भी। तो आयतन प्रसार गुणांक गामा जब पता होगा तभी हो पाएगा। तो हमें पता है कि अल्फा व गामा में जो अनुपात होता है, अल्फा संबंधी गामा बराबर 1/3। अब अल्फा का मान दिया गया है 0.03 अपान गामा बराबर 1/3। दिस इम्प्लाई गामा बराबर हो जाएगा 0.09 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए आपको पता है कि गामा बराबर होता है डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा भी अगर पूछा जाए तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा गामा इंटू भी इंटू डेल्टा टी। अब गामा पता है 0.09, भी पता है 20, डेल्टा टी पता है 40, गुणा कर देते हैं तो ये तो 9 गुणे 2 गुणे 4 हो जाएगा। क्यों 9 गुणे 2 गुणे 4? क्योंकि ये 20 और 40 तो ये 100 का गुणा करेंगे 9। अब देखिए 2 चौके 8, 8 9 72, तो डेल्टा भी कितना हो गया 72 घन मीटर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 0.008 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो, जिसका आयतन 20 मीटर क्यूब है, तो
इसको इसके ताप में कितना वृद्धि किया जाए कि उसका आयतन 30 घन मीटर हो जाए। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टी पूछा गया है कि उसका ताप में कितना वृद्धि किया जाए कि उसका आयतन जो है 20 के स्थान पर 30 घन मीटर हो जाए। तो डेल्टा भी देखिए, भी दिया गया है कितना 20 और डेल्टा भी कितना, तो 30 हो जाता है 20 से बढ़कर, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। डेल्टा भी है 10। ठीक है, अब डेल्टा टी आपसे पूछा जा रहा है, जबकि अल्फा दिया गया है बीटा दिया गया है कितना, बीटा दिया गया है 0.008। अब हमें गामा निकालना है, तो बीटा अपान गामा बराबर 2/3। अब बीटा का मान तो दिया है 0.008 अपान गामा बराबर 2/3। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर गामा निकालते हैं तो गामा बराबर हो जाएगा 0.008 गुणे 3/2, तो ये हो जाएगा 0.004 गुणे 3 4 3 12.012। तो गामा तो आ गया प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जब गामा आ गया कि 0.012 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब हमें पता है कि डेल्टा टी ज्ञात करना है। तो चलिए डेल्टा यानी गामा बराबर फार्मूला डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा भी अपान भी इंटू गामा। अब चलिए यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा भी, तो 10 हो गया और ये हो गया 20। ठीक है, और गामा का मान हो गया कितना 0.012। यहाँ पर 0 कट जाएगा, 1000 से गुणा ऊपर भी और 1000 से गुणा नीचे भी, क्योंकि ये हट जाए। तो अब 1000 से गुणा हो गया, तो ऊपर तो 1000 है, तो ये कटेगा तो 500 हो जाएगा। तो 500 बटा हो गया कितना 12। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा, तो 4 3 12, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 10, 4 दूना के 8, 4 5 20। फिर 3 से भाग दे दीजिए इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3 दशमलव 3 छके 18, तो 41.66 डिग्री सेंटीग्रेड इतना वृद्धि होना चाहिए। कर लीजिए जल्दी से साफ करिए। ये रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक आप पढ़ रहे हैं और उनसे संबंधित प्रश्न इसी स्तर के पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद रखेंगे कि अगर इस तरह के प्रश्न आ गया तो आप छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा कि नहीं लग पाएगा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है बताइए? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है और आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रसार गुणांक अल्फा हो चाहे बीटा हो या गामा हो, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा से संबंधित ऊष्मा क्या है? ठीक है, ये तो ताप है, तापीय प्रसार था। अब ऊष्मा क्या है इनसे संबंधित जरा अभी आपने तापीय प्रसार में देखा आप कि इसी प्रसार के कारण इसका इस्तेमाल समझ लीजिए, यूज समझ लीजिए।
कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रसार गुणांक का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे जरा अच्छी तरह समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा एक धातु है। लोहा क्या है? एक धातु है जो कि ताप को बढ़ाएंगे तो उसमें प्रसार होगा। तीनों प्रसार होता है, रेखीय प्रसार भी होता है, क्षेत्रीय प्रसार भी होता है और आयतन प्रसार भी होता है। यदि ताप बढ़ेगा तो लोहा की लंबाई बढ़ेगा, लोहा का आयतन बढ़ेगा, लोहा का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि जो ट्रेन की लाइनें बिछाई जाती हैं, पटरियां बिछाई जाती हैं, तो आप गेस करेंगे कि जो पटरियां बिछाई जाती हैं, दो पटरियां अगर जहां पर भी जोड़ी जाती हैं वहां पर स्पेस रखा जाता है। वहां पर क्या रखा जाता है? स्पेस रखा जाता है। स्पेस इसलिए रखा जाता है कि अगर ये गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो ये बढ़ता है, जब बढ़े तो वह जो है उसकी लंबाई बढ़ जाए। सटने अगर वो पहले से सटा कर रखेंगे तो जब गर्मी का मौसम आएगा तो जब उसमें प्रसार होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा वगैरह होने के कारण जब ट्रेन उस पर से गुजरेगी तो घटने की चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है। इसीलिए उसे क्या करते हैं कि इसी रेखीय प्रसार के गुणांक के कारण हम ये पता कर लेते हैं कि जो लोहा है, जो धातु है, उसका प्रसार गुणांक कितना है, कितना लंबाई है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो अधिकतम कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिस समय हम लगा रहे हैं उस समय टेम्परेचर कितना है, तो उसी के रेशियो के हिसाब से गणना कर ये निकाला जाता है कितनी लंबाई में वृद्धि हो सकता है, और उसके अनुसार उतना स्पेस वहां छोड़ा जाता है। उतना स्पेस वहां छोड़ा जाता है, उससे थोड़ा अधिक छोड़ा जाता है, ताकि अगर टेम्परेचर बढ़े तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी न हो। दूसरी चीज ये है कि जब आप पोल पर तार खींचते हैं, पोल पर तार जब आप खींचते हैं, मान लेते हैं कि यदि गर्मी के मौसम में आपने तार खींच दिया और खूब टाइट करके खींच दिया तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ताप क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और उस समय आपने एक पोल से दूसरे पोल पर खूब टाइट करके अगर खींच दिया तो ठंडी के मौसम में ताप क्या होगा? गिरेगा। जब ताप डाउन होगा तो वो उसकी लंबाई क्या होगी? घटेगी। और जब लंबाई घटेगा नतीजा क्या होगा कि वो खींचकर और तनेगा, और तनने के कारण वो टूट सकता है। टेंशन बढ़ने के कारण वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। यही कारण है कि जब ठंडी का मौसम आता है तो जो पतले तार होते हैं, जो काफी टाइट होते हैं, वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनका तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण वो टूट जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप गर्मी के मौसम में कभी भी तार खींचते हैं एक पोल से दूसरे पोल पर, तो आप देखे होंगे कि तार को ढीला रखा जाता है। तार को टाइट नहीं रखा जाता है, बल्कि तार को क्या रखते हैं? ढीला रखते हैं, ताकि जो है वो ठंडी के मौसम में टाइट भी हो तो टूटने न पाए। यही वजह है कि तार को खींचते समय गर्मी के मौसम में खींचेंगे तो टाइट रखें, ढीला रखेंगे, और ठंडी के मौसम में अगर हम लाइन दौड़ाते हैं, पोलों पर तार खींचते हैं, बांधते हैं, तो टाइट रखते हैं, ताकि गर्मी के मौसम में जब उसकी लंबाई बढ़े तो वह दोनों संपर्क न कर पाए, साट न करने पाए। इसलिए क्या करते हैं? ढीला रखते हैं। ये हमारे जीवन में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ आप देखे होंगे बैलगाड़ी, ठीक है, या घोड़ा गाड़ी आप देखते हैं, इक्का वगैरह जिस पर कहा जाता है। अब तो इक्का की सवारी आप लोग करते नहीं हैं और आप बहुत कम देखते होंगे। कभी कभी आप देखते होंगे तो जो उसमें लकड़ी का पहिया होता है, बड़ा लकड़ी का जो पहिया होता है, तो उस पर जो है लोहे का एक चादर चढ़ाया जाता है। जब पहिया बना लिया जाता है तो उस पर जो है लोहे का एक चादर चढ़ाया जाता है। आप जानते हैं लोहे का चादर जब चढ़ाया जाता है उस समय लोहे का ताप बढ़ाकर उसको चढ़ाया जाता है। जब लोहे का ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ने के बाद जब उसको चढ़ा देते हैं और जैसे ही वह छोड़ते हैं तो जैसे ही उसका ताप घटता है उस लकड़ी को कस के चपक लेता है। कस को क्या करता है?
चपक लेता है, कस के चपक देगा ताकि वह लकड़ी मजबूत हो जाता है, वो पहिया हिल नहीं पाता है और वह मजबूती से पकड़े रहता है। इसीलिए उस पर लोहा का चादर चढ़ाया जाता है। लोहा का जो चादर चढ़ाया जाता है ताकि लकड़ी को वो पकड़े रहे, कस के पकड़े रहे। तो उसको गर्म करते हैं तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है, और जब रेडियस बढ़ जाती है तो उसको उस पर चढ़ा देते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने स्थान पे आ जाता है। और जब अपने स्थान पे आ जाता है तो वह क्या होता है कि लकड़ी को कस देता है, टाइट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे लाइफ में यूज होने वाले चीज हैं प्रसार गुणांक का। तो प्रसार गुणांक अगर पता होगा तो हम अपने लाइफ में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा से संबंधित, जैसा कि हमने बताया कि ऊष्मा क्या होता है, ताप के विषय में तो आप जानते हैं कि ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसे सेंटीग्रेड में मापते हैं। और इससे ये पता चलता है, आप ध्यान से समझिएगा कि ऊष्मा से क्या पता चलता है, किसी वस्तु का ठंडा अथवा गर्म होने का हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो आभास होता है वही ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा। किसी भी उसको हम कैसे पता करते हैं, तो ज्ञान इंद्रियों से स्पर्श करके, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से स्पर्श करके इस बात का पता लगाते हैं कि वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है, वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है, जो कि ऊष्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊष्मा के कारण। यह ऊष्मा जो होता है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह ऊष्मा उस वस्तु के मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर निर्भर करता है। जो ऊष्मा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है m। किसके प्रोपोर्शनल होता है? m के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा ज्यादा लगेगा, तो ताप पर भी ये डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ताप पर, टेम्परेचर पर। ताप बढ़ाते जाएंगे ऊष्मा बढ़ता जाएगा, ताप घटाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा कम रहेगा। यानी इन दोनों पर अगर हम देखें तो Q प्रोपोर्शनल m इंटू डेल्टा T। अगर यही Q अगर बराबर लगाते हैं तो ये हो जाता है क्या, यहाँ S एक आ जाता है, m इंटू डेल्टा T। जो ये S होता है ये विशिष्ट ऊष्मा होता है, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। यह S जो है विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए S बराबर हम ये लिख सकते हैं Q अपान m इंटू डेल्टा T। अब जरा ध्यान समझिए कि m बराबर अगर 1 ग्राम हो, ये ग्राम में होता है, और डेल्टा T बराबर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो S बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम कोई भी वस्तु है, 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर से सुनिए, 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से। किससे डिनोट किया जाता है? S से। याद रखिएगा। अब जरा देखिए कि ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अगर जूल में बदलेंगे तब याद रखिएगा 4.18 जूल, या इसी को 4.2 जूल भी लोग लिखते हैं। ठीक है, अब जैसा होगा, जिस तरह का प्रश्न होगा, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 4.18 या 4.2 आप रखिएगा। अब जरा देखिए कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है। 1 कैलोरी बराबर क्या है?
4.18 जूल। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि S बराबर Q अपान M इंटू डेल्टा टी। Q का मान होता है मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है, और M का मात्रक होता है ग्राम, डेल्टा टी का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि जो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा S का, वो आप लिखेंगे क्या, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यानी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताइए, तो क्या बताएंगे, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये विशिष्ट ऊष्मा S होता है। क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए कि जब भी किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो ऊष्मा, जो ऊर्जा देते हैं उसी ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित होता है। वही ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है, ऊष्मा में, और उसको हम लोग ऊष्मा में मेजर करते हैं तो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैलोरी में मापा जाता है। इस चीज को कैलोरी में मापते हैं, ऊष्मा को। हम एक तरह से कहें ऊष्मीय ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कैलोरी में मापते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को किस में मापते हैं, कैलोरी में। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा तो आप जान गए कि 1 ग्राम वस्तु का ताप। अब देखिए ऊष्माधारिता, धारिता का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि संपूर्ण मात्रा। धारिता क्या होगा, संपूर्ण मात्रा को ही धारिता कहेंगे। जैसे मान लीजिए बाल्टी की धारिता पूछा जाए तो बाल्टी के अंतर्गत जितना हम पानी रख सकते हैं उस पानी की मात्रा को ही उस बाल्टी का धारिता कहते हैं। ड्रम का धारिता पूछा जाए तो एक ड्रम के अंतर्गत जितना पानी हम रख सकते हैं उसी पानी को हम ड्रम का धारिता कहेंगे। उसी तरह ऊष्माधारिता अगर कोई पूछे तो ऊष्माधारिता आप क्या बताएंगे कि जितना मात्रा में कोई भी वस्तु होगा, जितना मात्रा में कोई भी वस्तु होगा उस पूरे मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे कहा जाता है ऊष्माधारिता। फिर से सुनिए, ऊष्माधारिता कुल वस्तु का ताप, जितना वस्तु हो, जितना मात्रा है, यानी कुल मात्रा का ताप, किसी वस्तु के कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है ऊष्माधारिता। कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में। तो चलिए जरा देखा जाए, मान ले, ध्यान समझिएगा कि अगर ये गिलास है, गिलास में पानी भरा है और इस पानी का ताप जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, पहले से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था और इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है, तो आप स्टोव पर रखेंगे 1 गिलास पानी और 25 से 26 करेंगे तो तुरंत हो जाएगा ना। मान लेते हैं उबालना ही है, तो एक गिलास पानी अगर रखेंगे उबालना है और फिर आप जो है पूरा एक जो है क्या बोला जाता है प्रेशर कुकर ले लीजिए और प्रेशर कुकर में पूरा पानी भर दीजिए और इस पानी का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है, 25 से 26 करना है। अब आप ये बताइए कि 1 गिलास पानी कुकर में रखे हैं, 1 गिलास पानी केवल कुकर में आपने रखा है और उसको 25 से 26 करने में जितना समय लगेगा, फुल स्टॉप कर दिए हैं, जितना समय लगेगा, क्या उतने ही समय में पूरा ये कुकर में भरा हुआ पानी टोटल 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड में 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्या उतने ही समय में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। किस में ज्यादा समय लगेगा? तो इस कुकर वाले में ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब इसको गर्म करने में या उबालने में ज्यादा समय लगेगा और इसको उबालने में कम समय लगेगा। जाहिर सी बात है, मात्रा पर डिपेंड कर रहा है। मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा। यही हम कह रहे हैं
कि जो ऊष्माधारिता होता है वो जितना मात्रा होता है उस पर डिपेंड करेगा। यानी पूरे मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे कहा जाएगा ऊष्माधारिता। जबकि विशिष्ट ऊष्मा हमने क्या कहा कि 1 ग्राम का ताप, यानी अगर जल का विशिष्ट ऊष्मा पूछा जाए तो जल के 1 ग्राम का ताप या 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जबकि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? तो कुल वस्तु की मात्रा, कुल मात्रा, कोई भी जल के कुल मात्रा का ताप जितना रखे होंगे, जल के कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता, उसका जितने का बढ़ाना है उसका ऊष्माधारिता कहते हैं। अगर ड्रम में पानी भरे हैं तो ड्रम को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना पड़ेगा तो ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और अगर कुकर में भरे हैं तो उससे कम लगेगा, गिलास में भरे हैं तो उससे भी कम लगेगा, कटोरी में भर दिया और भी कम पानी, तो कम पानी की मात्रा कम करते जाएंगे तो ऊष्मा क्या होगा? कम लगेगा। उसी को कहते हैं ऊष्माधारिता। यानी पूरा जितना रखा गया है उस टोटल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाता है। यानी ऊष्माधारिता अगर आपको निकालना है तो हमने कहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्यू बराबर आप जानते हैं कि एम एस डेल्टा टी। एम तो मात्रा है, टोटल मात्रा है, कुछ भी हो सकता है, यानी एम एस डेल्टा टी की जगह पर 1 कर दे तो एम एस हो जाएगा। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता क्या होगा? एम इंटू एस, मात्रा गुणे विशिष्ट ऊष्मा, सीधे लिखेंगे। ऊष्माधारिता बराबर मात्रा गुणे विशिष्ट ऊष्मा, वस्तु की मात्रा गुणे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, यही होता है ऊष्माधारिता। लिख लीजिए, ऊष्माधारिता बराबर वस्तु की मात्रा गुणे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, वस्तु की मात्रा गुणे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और ऊष्मा बराबर तो Q बराबर mS डेल्टा T लिख ही लिए हैं, और विशिष्ट ऊष्मा S बराबर Q अपान M इंटू डेल्टा T लिख ही चुके हैं। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक हो गया, हो गया। अब देखिए गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, ये गुप्त ऊष्मा क्या होता है पहले समझ लीजिए। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त का मतलब होता है छुपा, छुपा हुआ, जो हमें दिखाई न दे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऊष्मा बढ़ेगा अथवा ऊष्मा घटेगा, यानी ऊष्मीय ऊर्जा हम अगर दें, ऊष्मीय ऊर्जा किसी को भी देंगे तो उसका ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा, तो हमें पता है कि उसका ताप बढ़ेगा। क्या होगा? ताप बढ़ेगा। यानी ऊष्मा का एहसास ताप पर हम करते हैं, या तो ताप बढ़ेगा या तो ताप घटेगा। ताप घटेगा तो ऊष्मा रिलीज होगा, और ताप बढ़ेगा तो ऊष्मा को वो एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। तो इसी ताप के घटने बढ़ने पर हम ऊष्मा का एहसास करते हैं। ऊष्मा का क्या करते हैं? एहसास करते हैं। 1 गिलास पानी ठंडा थमा दिया जाए आपके हाथ में, और 1 गिलास पानी गर्म थमा दिया जाए, जैसे ही पकड़ेंगे तो जो गर्म होगा उसमें आपका एहसास होगा कि उसमें ऊष्मा ज्यादा है, और जो ठंडा होगा उसमें ऊष्मा क्या है? कम है। यही तो, यानी किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर। किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर। ताप बढ़ेगा तो ऊष्मा उसका ज्यादा होगा, ताप अगर कम रहेगा तो उसके अंतर्गत ऊष्मा कम होगा, यही तो हम कहेंगे ना। लेकिन आप जरा समझिए, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा ऐसा होता है कि हम एहसास कर ही नहीं सकते हैं, हम एहसास कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ताप में बढ़ेगा या घटेगा तो हम एहसास कर लेंगे, तो उसको गुप्त कहेंगे ही नहीं। गुप्त तो तब कहेंगे जब ताप में कोई परिवर्तन न हो, यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। ताप में बिना परिवर्तन, जब अवस्था परिवर्तन होता है उस कंडीशन में जो ऊष्मा का क्षय होता है, हरासमेंट होता है, उसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसी ऊष्मा क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। जैसे अगर बर्फ है तो बर्फ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ का ताप कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसे पानी में पिघलाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ के 10 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़े हो जाएगा? नहीं। जब पानी में बदलेगा तो बर्फ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो पानी का भी ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जब बदलेगा तो, लेकिन बर्फ से पानी में बदलने में कुछ उष्मा उसको देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा तभी तो पिघलेगा। आखिर वो उष्मा गया कहाँ, वो कहाँ गया, तो सिर्फ अवस्था में बदलने में गया, ताप बढ़ाने में नहीं। उसका ताप में कोई वृद्धि नहीं हुआ। जब वो बर्फ था तो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था, और जब बदल गया पानी में तो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी हमने उष्मा उसको क्या किया, दिया। क्यों दिया, बर्फ से पानी में बदलने के लिए, और इसी को कहा जाता है गुप्त उष्मा। तो क्या हुआ, बर्फ से पानी में बदला तो अवस्था बदल गया। इसे ही कहा जाता है कि अवस्था परिवर्तन में, ताप परिवर्तन में नहीं, जो उष्मा दिया जाता है या हरासमेंट होता है वही उष्मा कहलाता है गुप्त उष्मा। जैसे अगर उबलता हुआ पानी है तो उबलते हुए पानी का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वो वाष्प में बनता है तो उस वाष्प का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। वाष्प का भी ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पानी का भी ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन पानी से वाष्प में बनाने में हमें उष्मा देना पड़ता है, तब जाके पानी के अणु वाष्प में बदल पाते हैं। तो पानी के अणु को वाष्प में बदलने के लिए हमें अतिरिक्त उष्मा देना होता है, उसी उष्मा को कहते हैं गुप्त उष्मा। दोनों का ताप क्या है, समान है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब बर्फ से पानी में बदलता है तो हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा। और जब बर्फ से गैस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, तो हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब गलन की गुप्त उष्मा, ये गुप्त उष्मा के लिए क्या कहेंगे, तो ये गुप्त उष्मा लेटेंट हीट को L से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, L से। लेटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हैं कि ये देखा गया कि 1 ग्राम, ये देखा गया था कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना है, तो 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। कितना कैलोरी, 80 कैलोरी। तो जो 80 कैलोरी है उसे कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा। और ये देखा गया कि 1 ग्राम पानी है और वो उबल रहा है, और उसको जब पूरा का पूरा वाष्प में बदलना है तो 540 कैलोरी देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 540। अर्थात जब हम जो है अगर गुप्त वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्प के लिए हम देख रहे हैं कि हमें ज्यादा उष्मा देना पड़ रहा है, जबकि बर्फ के लिए हमें केवल कितना, 80 कैलोरी देना होता है। तो यहाँ पर इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से। किससे डिनोट करते हैं, L से। तो याद रखिएगा गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा क्या होता है, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो 1 ग्राम वस्तु का ताप में कोई परिवर्तन न हो, बल्कि अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही कहा जाता है गुप्त उष्मा। 1 ग्राम वस्तु की अवस्था परिवर्तन में, एक निश्चित ताप पर अवस्था परिवर्तन में जितना उष्मा दिया जाता है उसे कहा जाता है गुप्त उष्मा, उसे कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, गलन की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा क्या होता है, तो 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं, और यह 80 कैलोरी होता है। कितना होता है, 80 कैलोरी। वाष्पन की गुप्त उष्मा, 1 ग्राम जल को, उबलते जल को वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। और यह 1 ग्राम जल को पानी में बदलने के लिए लगभग 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो ये है क्या, गुप्त उष्मा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को
गुप्त ऊष्मा समझ में आ गया होगा, ऊष्माधारिता समझ में आ गया होगा, विशिष्ट ऊष्मा समझ में आ गया होगा और ऊष्मा समझ में आ गया होगा। एक कैलोरी का डेफिनेशन जो होता है, कैलोरी भी लोग पूछते हैं कि एक कैलोरी किसे कहते हैं, तो होता क्या है कि आप जानते हैं कैलोरी जो होता है वो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखा गया कि जब पानी ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा देना होता है, और जैसे जैसे गर्म होता जाता है वो बहुत तेजी से गर्म होता है। इसका मतलब कम समय में ही ज्यादा ताप बढ़ जाता है। तो इसका औसत देखा गया कि औसतन ये निकाला गया तो पाया गया कि अगर 1 ग्राम जल का ताप 13.5 से 14.5 के बीच, 13.5 से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक गर्म करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, औसतन इतनी ही ऊष्मा हर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पाया गया। तो यही कहा जाता है कि 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी का परिभाषा होता है कि 1 ग्राम जल का ताप 13.5 से 14.5 तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आज हमने जो भी बताया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, सारे के सारे डेफिनेशन आपको पता हो जाएगा। कल इसके आगे बताएंगे, इस पर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बताएंगे। अभी जल तुल्यांक बताना बाकी है, तो जल तुल्यांक बताएंगे कि जल तुल्यांक क्या होता है, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल इससे आता ही आता है, इसलिए कल न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे। तो कल मुलाकात होगी। अपने दोस्तों यारों से बताइए कि जल्दी से अगर रिवीजन की क्लास नहीं किए हो तो कर लें, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप तो व्हाट्सएप पर लिख कर देते नहीं हो, भेजते नहीं हो कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ लोगों ने भेजा है पर आपने नहीं भेजा तो भेज दीजिए कि अच्छा क्लास लग रहा है कि नहीं, रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ तो सूचना दीजिए ताकि हमें पता तो चले कि हम केवल मेहनतें कर रहे हैं, कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, हम इंतजार में हैं आपके जवाब का। आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।